वो इंटरेस्टेड ही ना हो। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। देन आता है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या किया, आप उसे टेलीफोन करते हैं। इन टेलीफोनिक इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चन ओवर द टेलीफोन। आप टेलीफोन पे ही उससे फोन कर लेते हो कि हाँ भैया मुझे ये जानकारी आपसे चाहिए, आप मुझे 10 मिनट दो। आप उससे पहले से ही टाइम बुक कर लेते हो कि मुझे आपसे 10 मिनट चाहिए होंगे और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप इनके आंसर तैयार रखना। इस तरीके से आपको घर घर जाना नहीं पड़ता, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ठीक है, और आप काफी सारा डेटा इस पे कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सूटेबल कब है? देखिए इसकी सुटेबिलिटी तब होती है जबकि जो टेलीफोनिक इंटरव्यू पे जो इंटरव्यू देने वाला है वो इस बात के लिए सर्टेन हो कि हाँ भाई उसको सही जानकारियां देनी है, क्योंकि अगर वो सही जानकारियां नहीं देगा तो फिर टेलीफोन पे उसके इंटरव्यू लेने का आपका फायदा नहीं है। आगे आपको कह रहा है कि सर टेलीफोनिक इंटरव्यू की मेरिट्स क्या हैं। तो देखो मेरिट तो ये कि एक तो ये चीपर है देन पर्सन इंटरव्यू में तो आपको उसके घर जाना पड़ता है, तो जाने की आने की कॉस्ट पड़ जाती है और टाइम भी कम लगता है क्योंकि टेलीफोन पे ही आपकी बात हो जाती है, आपको घर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। और इससे ग्रेटर पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत दूर तक लोगों तक पहुंच सकते हो। भाई पर्सनल इंटरव्यू में आप जयपुर से जाके बॉम्बे थोड़ा चले जाओगे इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि फोन पे तो आप तुरंत ले सकते हो। लेकिन कुछ डिमेरिट भी है, इसमें विजुअल एड नहीं होती। क्या कि आप देख नहीं पा रहे कि वो जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है उस वक्त उसके चेहरे पे क्या हाव भाव हैं, वो कल को हमसे मजाक तो नहीं कर रहा या वो हमें झूठी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा। इस तरह से फेस वैल्यू जो है वो उसके अंदर नहीं होती है, सही है। एंड एक्सक्लूजन ऑफ पॉपुलेशन हु आर नॉट, मान लो कोई टेलीफोन कनेक्शन पे है नहीं और भारत की तो बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि टेलीफोन पे नहीं है, तो आप उन लोगों के इंटरव्यू कैसे ले सकते हो? तो आप तो उन्हीं के ले सकते हो ना जो टेलीफोन के लिए अवेलेबल है, अदरवाइज तो कहाँ से होगा। अब इसमें एक आपके 3 वर्ड आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, एन्यूमरेटर, इन्वेस्टिगेटर एंड रिस्पोंडेंट। तो इसके लिए एक चार्ट मैं आपको बताता हूँ। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉर्मली टीचर्स होते हैं, उनको भेजती है पब्लिक के घर, ये पब्लिक है, कि आप जाइए उनसे क्वेश्चन पूछिए, उनसे आप क्वेश्चन पूछें और जो क्वेश्चन हमें चाहिए उन सब के आंसर फिल करके जो भी फॉर्म्स आपने भरे हैं वो आप हमें दीजिए। ये पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से चलता है। तो गवर्नमेंट है यहाँ इन्वेस्टिगेटर, सही है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो नॉर्मली टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट के टीचर्स, वो यहाँ एन्यूमरेटर जिनको कि गवर्नमेंट ने भेजा है, ये ट्रेंड जने होते हैं इस काम के लिए। और इन क्वेश्चन पे रिस्पांस कौन करेगा? पब्लिक। तो पब्लिक यहां कहलाती है रिस्पोंडेंट। तो इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, एन्यूमरेटर जो इन्वेस्टिगेटर के इंस्ट्रक्शंस पर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा और रिस्पोंडेंट के पास, पब्लिक के पास जाकर क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये 3 डेफिनेशन जो है वो आपसे पूछी जाएगी, इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर एंड रिस्पोंडेंट। ये 3 डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्या लिखना है देखो, एन्यूमरेटर द पर्सन हु कलेक्ट डेटा, टीचर्स हैं, बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी और एन इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एन्यूमरेटर। ऑफन द एन्यूमरेटर इज अ ट्रेन्ड पर्सन फॉर फील्ड वर्क। इन्वेस्टिगेटर कौन? गवर्नमेंट। द पर्सन हु प्लान एंड कंडक्ट द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली और विद द हेल्प ऑफ अदर इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर। वो दूसरों की हेल्प से पूरी इन्वेस्टिगेशन कराता है। रिस्पोंडेंट द पर्सन हु आंसर और रिस्पॉन्ड टू द सेट ऑफ क्वेश्चन, यानी पब्लिक जो कि आंसर देगी, इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट। ये अपन को याद रखना है। फिर आएगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट ये होते हैं नॉर्मली न्यूज़पेपर में, जैसे न्यूज़पेपर जो है हर सिटी, हर टाउन के अंदर अपने जो रिपोर्टर्स है वो अपॉइंट कर देता है, और वो रिपोर्टर्स उस जगह की इंफॉर्मेशन, कि भाई मान लेते हैं कि गंगानगर के छोटे से एक जगह के अंदर, गांव के अंदर कोई घटना हुई, तो वो रिपोर्टर जो है वो जयपुर के अंदर दैनिक भास्कर के अंदर इंफॉर्मेशन भेजेगा, राजस्थान पत्रिका के अंदर इंफॉर्मेशन भेजेगा। तो ये इंफॉर्मेशन किससे? लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से, सही है। वहां का जो लोकल रिपोर्टर था वो इनको इंफॉर्मेशन जो है वो भेज रहा है। तो अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट अ लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि रिपोर्टर है और एजेंट हु कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जो कि उस लोकल गांव से कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेटर, दैनिक भास्कर की तरफ से, फ्रॉम द इंफॉर्मेंट, यानी उस गांव से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दैनिक भास्कर के ऑफिस में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भेजेगा। सही है। एक तरीके से ये
रिपोर्टर जो खबरी हो गया उनका, कि यहाँ पे जो जगह जगह की खबरें इकट्ठी करके दैनिक भास्कर को दे रहा है, तो एक तरीके से खबरी हो गया, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। सुटेबिलिटी क्या है, वेयर रेगुलर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, तो आप रोज रोज तो गंगानगर के छोटे शहर में जा नहीं सकते, तो आपको एक रिपोर्टर अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि आपकी तरफ से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको देगा। वेयर द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेरी वाइड, भाई इतना बड़ा इंडिया है, उसके अंदर गंगानगर के, राजस्थान के गंगानगर के छोटे से गांव के अंदर, तो इतनी जगह पर वो जो है खुद तो जा नहीं सकता, तो ऑब्वियस उसको खबरी या रिपोर्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। वेयर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड, और इस इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा वो लोकल मसाला जरूर लगाएगा, क्योंकि वो भी थोड़ा बायस्ड होगा। वहाँ का खबरी, वहाँ की इंफॉर्मेशन मान लो हो सकता है उसका जान पहचान का वाला हो, तो वो उसको पॉजिटिव वे में देगा, और अगर उसकी जान पहचान वाला ना हो तो वो उसको नेगेटिव वे में देगा, तो ऐसा हो सकता है। मेरिट क्या है, भाई वाइड कवरेज, आप पूरे इंडिया में अपने रिपोर्टर अपॉइंट कर सकते हो। वेरी कॉस्टली, क्योंकि इतने जनों को जब आप अपॉइंट करोगे तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो बहुत कॉस्टली है। सुटेबल टू मीट स्पेशल पर्पस, और स्पेशल पर्पस के लिए आप कोई रिपोर्टर जो है अपॉइंट करते हो, तो उसमें भी आपका एक काम हो सकता है, लेकिन कुछ डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है कि आप उस जने पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनल बायस है, वो इंफॉर्मेशन खबरी जो आपको देगा वो अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा के देगा। वो डिपेंड करता है कि हाँ भाई किस तरह से, भाई कोई मान लो किसी बहुत बड़े राजनेता ने कोई शादी करी है ना, अब वो शादी में उसने बहुत सारे पैसे लगाए, तो अब हो सकता है कि वो उसके पॉजिटिव, वो तो कहेगा जी बहुत ही भव्य शादी की है, बहुत ही पॉजिटिवली वो उस रिपोर्ट को देगा। और यदि वही उसको नेगेटिव रिपोर्ट बनानी होगी तो वो कहेगा लो जी देखो पैसों का कितना जरा मिसयूज हो रहा है, और देखो लोग कैसे पब्लिक के पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। अब वो तो डिपेंड करता है, खबर तो एक ही है, अब वो उसको किस तरीके से देता है, दैट इज द मैटर। सही है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है सब जनों में, और लेस एक्यूरेट होते हैं, मतलब इतनी एक्यूरेसी नहीं हो सकती इसके अंदर। और लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, क्योंकि डेटा सामने वाला कलेक्ट करके दे रहा है, आप तो शादी में थे नहीं, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको तो पता नहीं, तो आप तो डिपेंडेंट हो गए उसकी बायसनेस के ऊपर। अब वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको देगा या नहीं देगा, ये तो उस पर डिपेंड करता है, तो ये पर्सनल बायस होगी इस तरीके से। सही है। देन ए मेलिंग क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, इसमें क्या होता है कि आप जिसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जिससे बात करना चाहते हैं, आप उसको मेल करते हैं, ठीक है, ईमेल करते हैं, क्वेश्चनर या शेड्यूल जो भी आप उससे पूछना चाहते हैं, तो क्वेश्चनर इज सेंड टू ईच इंडिविजुअल बाय मेल, हम उसको मेल कर देते हैं कि हाँ भाई हम आपको मेल कर रहे हैं क्वेश्चंस, आप इनको पूरा फिलअप करके हमको भेजिए, और वो पूरा क्वेश्चनर आपको सारे आंसर्स में फिल करके वो आपको वापस से मेल कर देता है, और आपको उसके सारे आंसर पता लग जाते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो आपको हो सकता है बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, तो आपको उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए, और हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको सही ना भी दे, हो सकता है कि वो आपको जो आपने क्वेश्चनर उसको भेजा था वो उसको वापस से रीमेल करना भूल जाए, आपको वापस भेजे ही ना, आपने तो भेज रखी है वो उसको फिलअप करके भेज ही था, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। एग्जाम्पल है मेलिंग ए क्वेश्चनर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय in an area to get feedback in their working condition and related affair। गवर्नमेंट चाहती है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक मेल भेजा कि भैया सब जने फीडबैक भेजो कि हाँ भाई तुम्हारी वर्किंग कंडीशन कैसी है, क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है या नहीं, आपके सजेशन रिक्वायर्ड है, आपका फीडबैक रिक्वायर्ड है, तो सब जने जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके ऊपर कंपल्शन हो जाएगा कि गवर्नमेंट को हमको एक फीडबैक भेजना है, हमको मेल भेजनी है। इसकी सुटेबिलिटी कब है, जहां इंफॉर्मेंट्स यानी पब्लिक एजुकेटेड हो, रेगुलरली आपको सप्लाई चाहिए हो, और एरिया ऑफ जो इंक्वायरी हो बहुत वाइड हो, आप जगह जगह जा नहीं सकते, फोन भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ा करोड़ों का एरिया है, तो इस कंडीशन में आपको मेल के थ्रू ही उनके कांटेक्ट में आना पड़ेगा और उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा। सही है। मेरिट क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, एक मेल ही तो भेजना है, उसका मेल कर इसको कोई पैसे तो लगने नहीं। वाइड एरिया आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों को आपको कांटेक्ट करना है, आप फोन पे तो कर नहीं सकते करोड़ों लोगों से बातचीत, तो डेफिनेटली इससे आपका काम जो टाइम सेव हो जाएगा, वाइड एरिया कवर हो जाएगा, और आपका इकोनॉमिकल मेथड है। डिमेरिट क्या है, इसमें केवल एजुकेटेड पर्सन को ही आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्यों, उसी को मेल पढ़ना आना आता होगा, अनपढ़ गंवार से तो आप इसमें बात कर ही नहीं पाएंगे। सही है, वो कैसे आपको मेल का रिस्पॉन्स देगा, उसको तो मेल पढ़ना ही नहीं आता, तो अनपढ़ जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं के ही आंसर हैं, हो सकता है उसके अलावा भी कुछ 15-20% क्वेश्चन ऊपर नीचे पूछे जा सकते हो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन वो नहीं पूछे जा सकते, उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब आएगा जो आपने पूछे हैं। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो कि भाई आपके मान लो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय से यही पूछना चाहते हैं आपके पड़ोस में कौन कौन जने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो वो तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ना, हमने तो जो मेल करके उससे क्वेश्चन पूछे हैं वो तो उन्हीं का जवाब देगा।
इस तरीके से। फिर आता है क्वेश्चनेयर टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, क्वेश्चनेयर टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। इसमें भी अपन एक चार्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। क्या, एन्यूमरेटर जो कि गवर्नमेंट ने भेजा था वो क्वेश्चनेयर लेके जाएगा पब्लिक के पास, और पब्लिक से वो पूरे जो जानकारी है ना वो इकट्ठी करेगा। वो जो फॉर्म है वो पूरा पूरा उसमें क्वेश्चन लिखे होंगे, उनके आंसर उनके सामने एन्यूमरेटर लिख देगा। किससे पूछ के? पब्लिक से पूछ के। तो एन्यूमरेटर पब्लिक से पूछ के पूरा फॉर्म भरेगा, उनके सामने भरेगा, उनके साइन लेगा, और देन ये डेटा किसको भेजेगा? गवर्नमेंट को। इसको कहते हैं क्वेश्चनेयर टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। सही है। सुटेबिलिटी कब है? जब आपके पास इतने सारे एन्यूमरेटर अपॉइंट करने के लिए पैसा हो, एन्यूमरेटर भी ट्रेंड होने चाहिए, मोर एक्यूरेट होने चाहिए, और उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए पब्लिक के साथ, है ना, और वो बायस नहीं होने चाहिए, ये भी अपन को ध्यान रखना है। इसकी मेरिट कब है? लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को आपको कवर करना हो तो आप खुद तो जा नहीं सकते, तो आपकी तरफ से कौन जाएंगे? एन्यूमरेटर जाएंगे। अच्छा, मोस्ट रिलायबल हो जाता है क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछे थे पब्लिक से उनका आंसर आ जाता है। बायसनेस इज लेस, क्योंकि एन्यूमरेटर अपनी तरफ से जो है वो चीजें नहीं भर सकता, वो जो क्वेश्चन पूछेगा पब्लिक जो आंसर देगी वो भरेगा, क्योंकि साइन भी तो लेने। अगर वो अपनी तरफ से भर देगा तो पब्लिक साइन ही नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में एन्यूमरेटर अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकता, पब्लिक की इंफॉर्मेशन होगी, उनके साइन होंगे, तो डेटा जो है वो मोर रिलायबल होगा। ये तो इसके हो गया मेरिट। डिमेरिट देखें, एक्सपेंसिव है, इतने सारे एन्यूमरेटर आप मेंटेन करोगे तो पैसे बहुत खर्च होंगे। सही है। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि एन्यूमरेटर वहां जाएगा, डेटा कलेक्ट करेगा, एनालिसिस करेगा, आपको भेजेगा, इट टेक अ लॉट टाइम। सही है। फिर आपको एन्यूमरेटर ट्रेंड मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो भी ट्रेंड ना हो। और आइडियल क्वेश्चनर तैयार करना भी आसान काम नहीं है, कल को हम जो चीज़ें जानना चाहते हो उस क्वेश्चनर से हमें पता ही ना लग पाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं जब हम प्राइमरी डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक आता है कि एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चनर, जब आप क्वेश्चनर यहाँ बनाएंगे तो कुछ प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ एसेंशियल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चनर शुड भी क्वेश्चन जो है कम होने चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन फिर वो रिस्पोंडेंट जो पब्लिक है वो उसका रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, और नॉर्मली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू होने चाहिए, इससे आंसर आसान हो जाता है। पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना चाहें कि हाँ भाई आपकी बीवी और आपके बीच में क्या चल रहा है, आपके बीच में कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा, तो ऐसी इंफॉर्मेशन आप ना करें। क्वेश्चन शुड बी अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, सही ऑर्डर होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी प्रॉपरली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड, कोई क्वेश्चन जो है उसका सब पार्ट भी है तो उसको प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन कब पूछना है, इस तरह से उसकी पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड बाय फिलिंग इन क्वेश्चनर, जब क्वेश्चनर आप भर रहे होंगे तो पूरी एन्यूमरेटर के पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसे कैसे भरना है। क्वेश्चन शुड बी क्रॉस वेरीफाइड, और क्वेश्चन जो पूछे गए उनका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए कि हाँ भाई ये सही है या नहीं। और पायलट सर्वे यानी सैंपल सर्वे मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंट करने के लिए 2-4 जगह उसको सैंपल से पहले टेस्ट कर लेना चाहिए। सैंपल से टेस्ट करने को क्या कहते हैं? पायलट सर्वे करते हैं। पायलट सर्वे क्या? आपको कोई मूवी देखने जाना है, तो अब मूवी देखने आप जाना चाहते हैं, तो आपने कहा यार सब जने देखना जाना चाहते हैं, या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं, तो पहले 2 जने जाके वहां जाके खाना खा के आए, देखा, टेस्ट किया कैसा खाना है, अगर खाना अच्छा है तो कहा भी अब अपन 500 जनों को वहां ले जा सकते हैं, वहां का खाना अच्छा है। तो ये जो 2 जनों ने वहां जाके टेस्ट किया, जो हमने पायलट्स को भेजा, इसी को क्या कहते हैं? पायलट सर्वे। ये इसको बोलते हैं प्री टेस्ट सर्वे, कि हाँ भाई पहले ही हमने चेक कर लिया कि क्वालिटी कैसी है, स्वाद कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, पहले हमने चेक कर लिया, उसके बाद हम बाकी जनों को लेके गए। ऐसा पायलट सर्वे भी पहले कर लेना चाहिए। सही है। तो अभी तक अपन ने किया कि प्राइमरी डेटा जो है कैसे कलेक्ट किया था, उसके कौन कौन से मेथड हैं। अब हमारे हैं सेकेंडरी डेटा पर, कि सेकेंडरी डेटा जो है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड हैं। तो पहली बात तो सेकेंडरी डेटा मैंने आपको बताया था सेकेंड हैंड डेटा है। सेकेंड हैंड डेटा का मतलब हुआ कि पहले उसको किसी ने बनाया है, यूज किया है, हम तो उसके सेकेंड यूजर हैं, तो हमने वो यूज नहीं किया है, तो वो डेटा कहाँ से आएगा? वो डेटा आएगा एक तो पब्लिश्ड यानी पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पब्लिश कर रखा हो, और एक अनपब्लिश कि इकट्ठा तो कर रखा है लेकिन पब्लिश नहीं किया। सही है। उसके यूज उस वक्त नहीं आया होगा, कलेक्ट कर लिया फिर यूज नहीं आया होगा। मान लो किसी पीएचडी करने वाले ने कोई 500 पेज का डेटा इकट्ठा किया, काम में सिर्फ 300 ही आया, तो 200 का पेज का जो डेटा है वो उसने पब्लिश तो किया ही नहीं, कलेक्ट तो किया ही था, उस तरह से। अब पब्लिश्ड डेटा कहाँ से आता है? तो पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम अपने एनुअल सर्वे करती है इंडस्ट्री के बारे में,
लेबर गैजेट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, और इंडियन ट्रेड जनरल, काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डेटा निकालती है। आप वहाँ से डेटा ले सकते हैं। भाई डेटा क्या, भाई देश के लोगों की इनकम कितनी है, देश में कितने लोन चल रहे हैं, या देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा कोई भी डेटा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती रहती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, ये वर्ल्ड बैंक, टाइम टू टाइम ये लोग अपनी रिपोर्ट्स इंडिया के बारे में जो है बनाते हैं, कि इंडिया में डेवलपमेंट क्या रहा, ग्रोथ रेट क्या रही, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट क्या रही, ये सारा डेटा ये लोग भी पब्लिश करते हैं, हम वहाँ से भी डेटा ले सकते हैं। सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन जैसे लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये लोग भी टाइम टू टाइम अपनी पीरियडिकल रिपोर्ट्स जो हैं हेल्थ के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, बर्थ डेथ, भाई ये बता देते हैं कि हमारे यहाँ इतने हॉस्पिटल या क्लिनिक खुले, सफाई के लिए हमने इतने रुपए खर्च किए, इतने लोगों की बर्थ हुई, इतने लोगों की डेथ हुई, ये भी तो डेटा तैयार करते होंगे, तो वो भी अपने काम आ सकता है। तो ये सब डेटा ये तैयार कर रहे हैं, हम तो यूज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, बहुत सारी कमिटीज वगैरह बनी है, जैसे रिपोर्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन, रिपोर्ट ऑफ टैरिफ कमीशन, द पटेल कमेटी रिपोर्ट, टंडन कमेटी, चोरे कमेटी, बहुत सारी कमेटी बनती हैं, ये भी अपनी रिपोर्ट बनाती हैं, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती हैं। इनकी रिपोर्ट के डेटा को भी हम बेस बना सकते हैं अपने डेटा के लिए। सही है। बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशन भी है जो कि जर्नल और न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर वगैरह निकाल रहे हैं। कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, कोई प्रोफेशनल ट्रेड बॉडी है जैसे फिक्की वगैरह है, अपन देखते हैं। सही है। और इसके अलावा कोई कंपनी ने कोई एनुअल रिपोर्ट अपनी निकाली है। इसके अलावा भी अखबार में बहुत सारे आर्टिकल वगैरह, रिव्यूज वगैरह आते रहते हैं, उनको भी आप डेटा के तौर पर ले सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जो है पब्लिश डेटा की आप अपने डेटा के तौर पर यूज कर सकते हो। ये सेकेंड हैंड है, कहीं ना कहीं छप चुकी है, प्रिंट हो चुकी है, आप तो इसका सेकेंडरी यूजर हो। फिर है अनपब्लिश डेटा। अनपब्लिश यानी किसी ने सेल्फ यूज के लिए कोई डेटा कलेक्ट किया था लेकिन पब्लिश तो नहीं किया, उसके पास पेपर्स में ही पड़ा है। सही है। तो वो भी अपन जो है डेटा यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पीएचडी वाले का एग्जांपल दिया कि यहाँ भी उसने 500 पेजेस जो है कलेक्ट किए थे, लेकिन प्रिंट उसने 300 ही करा है, तो 200 जो पेज उसके बाद एक्स्ट्रा पड़े हैं वो हम यूज कर सकते हैं। वो अनपब्लिश्ड है, अभी तक कहीं पब्लिश नहीं हुआ, हाँ, लेकिन वो रॉ डेटा नहीं है क्योंकि कलेक्ट हमने नहीं किया था। कलेक्ट उस पीएचडी जो थीसिस बना रहा था उसने किया था। सही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि सेकेंडरी डेटा किसी और का किया हुआ, कलेक्ट किया हुआ डेटा, तो उसकी कोई लिमिटेशन आती है। अब लिमिटेशन क्या होती हैं वो हमें देखनी। दे मे नॉट हैव कलेक्टेड बाय प्रॉपर प्रोसीजर, हो सकता है उसने प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया हो। दे मे नॉट बी सुटेबल फॉर अ रिक्वायर्ड पर्पस, हो सकता है कि उसने डेटा अलग पर्पस से कलेक्ट किया और हमारा पर्पस अलग हो। दे मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय बायस इन्वेस्टिगेशन, हो सकता है प्री जुडिस हो, वो बायस्ड हो किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, वो इंफॉर्मेशन आपको सही नहीं दे रहा हो। दे मे, मैंने इसके लिए एग्जांपल भी दिया था, वो शादी वाला, गंगानगर के छोटे से टाउन में कोई शादी हो रही है। देयर मे बी आउट ऑफ डेट और नॉट सुटेबल, जब वो डेटा कलेक्ट किया गया था तब वो लेटेस्ट था, आज साल 2 साल हो चुके हैं तो वो आउट ऑफ डेट हो गया। सही है, बेकार हो गया। दे मे नॉट सेटिस्फाई अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का इतना ध्यान नहीं रखा गया, इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर एक्यूरेट डेटा नहीं है, वो राउंड फिगर में है। एंड दे मे नॉट कवर द फुल पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपको पीरियड चाहिए था 2 सालों का और उन्होंने 1 साल का ही डेटा कलेक्ट कर रखा है, तो फिर वो आपके कहाँ से काम आएगा। सही है। इस तरह से इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशन भी होती है। तो इस तरीके से हमें कुछ प्रिकॉशन सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने में रखने चाहिए। अब हमने पब्लिश अनपब्लिश दोनों देख लिए कि वो रिलायबल होने चाहिए, सुटेबल होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए, प्रॉपर मेथड होना चाहिए, और कौन से सोर्स से कलेक्ट किए गए ये देखना चाहिए, डेटा किसने कलेक्ट किया वो भी देखना चाहिए, और डेटा बायस है या नहीं, इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सही है। तो यहाँ तक आकर हमें ये पता लग गया कि डेटा कलेक्ट करने के सोर्स है प्राइमरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी के मेथड कौन कौन से हैं, सेकेंडरी के सोर्सेज कौन कौन से हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उनकी सुटेबिलिटी, मेरिट, डिमेरिट, सब अपन ने जो हैं वो डिस्कस किए हैं। आगे का टॉपिक जो है वो अपन आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।